आज हम सीआरपीसी के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है समन, वारंट, सर्च वारंट, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स। इसके बारे में ये जो प्रक्रिया जिसके बारे में मैंने अभी बात बोला है, इस प्रक्रिया का कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक सभी थानों में प्रयोग होता रहता है। कहीं ना कहीं समन की तामील कोई करवाने जा रहा है, वारंट की तामील हो रही है, कहीं सर्च वारंट लिया जा रहा है। और इसके बारे में अच्छी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गलत आप प्रक्रिया का सही तरीके से नहीं पालना कर पा रहे हैं तो वो आपके अंगेज चली जाती है जी। तो सबसे पहले मैं समन के बारे में बताऊंगा। समन के बारे में सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक बताया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 61 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि समन है क्या। समन एक लिखित दस्तावेज होगा जिसकी 2 कापियां होती हैं और किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए ये कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो प्रारूप रहता है, ऊपर कोर्ट का नाम रहता है, दूसरे पॉइंट पे जिस व्यक्ति को बुलाना है उसका प्रॉपर एड्रेस रहेगा, तीसरे पे जो बीच में उसका रहती है डिटेल्स रहती है, उसमें किस मुकदमा में कितने बजे किस स्थान पे उपस्थित होना है वो लिखा होता है। नीचे कोर्ट की मोहर और रजिस्ट्री साहब के हस्ताक्षर होते हैं और साइड में जो एक पॉइंट होता है वहाँ एड्रेस होता है जो उसकी समन की तामील करेगा। ये तो होता है उसका प्रॉपर प्रारूप समन का, जो 61 सीआरपीसी में बताया गया। 61 का जो 1 पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि समन की तामील कौन कौन कर सकता है। उसमें कोर्ट किसी पुलिस अधिकारी को, किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को समन की तामील करवाने के लिए आदेश कर सकती है, पर प्राइवेट व्यक्ति समन की तामील नहीं करवा सकता है। समन की तामील का जो तरीका आगे होता है वो 62 से लेकर 69 तक है। 62 सीआरपीसी में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के नाम समन जारी है तो कोर्ट ने किसी को नॉमिनेट कर दिया है, पुलिस अधिकारी को या किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति उस समन को लेकर जिस व्यक्ति के नाम पे वो समन है उसके बताए स्थान पे जाएगा। स्थान पे पहुंचकर उस व्यक्ति को उसके समन के बारे में बताएगा, समन दिखाएगा और समन की एक कॉपी उस व्यक्ति को देगा और प्रॉपर उसके हस्ताक्षर विद तारीख प्राप्त करेगा और उसकी एक कॉपी आके कोर्ट में जो उसने पावती ली है कोर्ट में जमा कराएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है समन की तामील करवाने का। नेक्स्ट जो तरीका बताया गया वो धारा 63 सीआरपीसी में बताया गया है, निगम या समितियों पे समन की तामील। सिंपल भाषा में कहें, किसी गांव में सरपंच को देकर या काउंसलर को देकर समन की तामील। तो जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया समन की तामील करवाने के लिए वो उस गाँव में जाएगा, सरपंच साहब को बताएगा मैं इस सिलसिले में आया हूँ, ये व्यक्ति आपके गाँव में रहता है, इसकी मैं तामील करवाना चाहता हूँ। तो सरपंच साहब उसकी व्यक्ति को यदि अच्छे तरीके से जानते हैं तो समन के बारे में उसकी एक पावती खुद ले लेंगे और प्रॉपर अपना सरपंची की मोहर लगाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे। इसको भी समन की तामील माना जाता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो धारा 64 सीआरपीसी में बताया गया है। मान लीजिए जिसका समन है आप उसके घर पे समन की तामील करवाने जाते हैं, यदि वो व्यक्ति घर पे नहीं है तो वहाँ पे यदि उसकी ब्लड रिलेशन में उसका पिता या भाई या बेटा है तो उसको समन की तामील करवाई जा सकती है एक कॉपी देकर। लेकिन उस घर में यदि कोई नौकर है तो उसको समन की तामील नहीं करवाई जाएगी, ना ही उस घर में किसी महिला को समन की तामील करवाई जाएगी। ये तो क्लियर है भी, महिला की समन की तामील नहीं होती है। उसके बाद जो धारा 65 है उसमें यह बताया गया, मान लीजिए धारा 62, 63, 64 सीआरपीसी के तहत समन की तामील नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति समन की तामील करवाने जा रहा है, जिसके नाम का वो समन है, उसके घर के बाहर एक सहज जहाँ स्थान है जहाँ से आसानी से समन पढ़ा जा सके, दिखाई दे, वहाँ पे उसका चिट चस्पा करेगा और वहाँ उसके चिपका देगा। और विशेष बात ध्यान देने वाली है, अपने मोबाइल से इसकी वीडियोग्राफी करें ताकि जो एक प्रमाणित हो जाए भी हाँ प्रॉपर इसके द्वारा कार्रवाई की गई है। ये सबसे बढ़िया मतलब तरीका अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करने का। उसके बाद नेक्स्ट है धारा 66 सीआरपीसी। इसमें समन की तामील का तरीका है, सरकारी कर्मचारियों पे समन की तामील कैसे हुई। जैसे रेलवे कर्मचारियों पे, जहाँ हम आरपीएफ बल सदस्य हैं,
हम पे कैसे इसकी तामील होनी है। जो सम्मन की तामील करवाने जाएगा वो सब जिसमें विभाग में जो सरकारी कर्मचारी काम करता है उसके दफ्तर में जाएगा, उसके दफ्तर में COS को, OS को, जहाँ थाने में जा रहा है मुंशी को आने का कारण बताएगा, सम्मन के बारे में बताएगा, और वो COS साहब या मुंशी साहब उसकी एक कॉपी खुद रख लेंगे और उस पर प्रॉपर हस्ताक्षर करके उसकी पावती सम्मन तामील करने वाले को देंगे। इसको भी सम्मन की तामील माना जाता है। 67 CRPC में ये बताया गया यदि सम्मन दूसरे जिले में तामील होना है, दूसरी स्टेट में तामील होना है, जो कोर्ट उस सम्मन को जारी करता है तो वो जहां उसको तामील होना है, जिस एरिया का वो निवास स्थान व्यक्ति रहता है उसको बुलाना है, तो उसको उस इलाके के मजिस्ट्रेट साहब को उसकी कॉपी भेज सकते हैं और मजिस्ट्रेट साहब अपने इलाके में उसकी तामील के लिए किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त करके प्रॉपर उसकी तामील करवा सकते हैं और इसके बारे में फिर संबंधित जो कोर्ट जहां से जारी हुआ उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो नई धारा जोड़ी गई है 69 CRPC, इसमें बताया गया है कि सम्मन की तामील डाक रजिस्ट्री द्वारा भी की जा सकती है। यदि दूर कहीं कोई व्यक्ति निवास स्थान कर रहा है तो उसके घर पे रजिस्ट्री द्वारा भेजा जाएगा सम्मन को और उसकी रसीद की कॉपी प्रॉपर जब आ जाएगी तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी कोर्ट द्वारा सम्मन की तामील करवाई जा रही है। इसके अलावा RPF में जैसे RPGP एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं तो धारा 9 में सम्मन जारी करने के अधिकारी को पावर है, रेलवे एक्ट की धारा 180B में सम्मन करने की अधिकारी को पावर है, यहाँ कोई DARA जांच चल रही है RPF रूल 153 के तहत, तो इसके तहत भी सम्मन की तामील मतलब सम्मन जारी करने की पावर है और इसकी जो तामील करवाने की प्रक्रिया वो CRPC का जो हमने पहले तरीका बताया उसके तहत करवाई जा सकती है। वारंट के बारे में CRPC में धारा 70 से लेके 80 तक सम्मन वारंट के बारे में बताया गया है। 70 CRPC में बताया गया है कि वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट वारंट जारी करती है। वारंट की एक कॉपी होती है, जैसे सम्मन की 2 कॉपियां होती है लेकिन वारंट की एक ही कॉपी होती है और ये तब तक लागू रहता है जब तक जिसके नाम वारंट जारी किया गया उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए या कोर्ट उसे निरस्त ना कर दे। वारंट का जो प्रारूप रहता है, नंबर 1 लिखित होगा, नंबर 2 पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और उनकी मोहर होगी, नंबर 3 जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसका प्रॉपर नाम, एड्रेस सब कुछ उसमें सही सही लिखा होगा। उसके बाद किस विषय में, किस धारा में, कौन सा ऑफेंस है, जो भी उसका अपराध है उसका जिक्र होगा। उसके बाद क्लियर कट लिखा होता है ऊपर के वारंट नॉन अवेलेबल है या अवेलेबल है, ये धारा 70 में बताया गया है। और 70 में ये बताया गया है और धारा 71 में CRPC में बताया गया कि वारंट 2 प्रकार का होता है, अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। अवेलेबल वारंट की जब तामील होती है, जो ऑफिसर अवेलेबल वारंट की तामील कराने जाता है वो वहां उस व्यक्ति को जिसके नाम अवेलेबल वारंट है वहां पे वो उस व्यक्ति को यदि मिल गया है ठीक है तो वहां प्रॉपर जमानतियों को लेकर उस व्यक्ति को वहीं जमानत पर छोड़ सकता है और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। और नॉन अवेलेबल वारंट जो रहता है 71 का 2 जिसके तहत नॉन अवेलेबल वारंट के बारे में बताया गया है, वे इसमें गिरफ्तार करना लाजमी है। इसमें जो पुलिस अधिकारी तामील करने जा रहा है वो उसको प्रॉपर अरेस्ट करेगा, तभी ही इसकी प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। धारा 72 CRPC में ये बताया गया है कि कोर्ट किसको नियुक्त कर सकती है वारंट की तामील करवाने के लिए। कोर्ट किसी पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है या कोर्ट में अन्य किसी अधिकारी को भी कोर्ट आदेश कर सकती है कि वो वारंट की तामील करवाए जाए। धारा 74 CRPC में बताया गया है जैसे कि वारंट मोस्टली थाने के बाहर साधक SHO के नाम पे जारी होता है, तो उसमें ये बताया गया कि SHO साहब अपने अधीन सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो रहते हैं, सब इंस्पेक्टर रहते हैं या ASI हैं, ASIs हैं, उनको नियुक्त कर सकता है कि आप इस वारंट की तामील करें और वो उसकी तामील करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 75 CRPC इसमें बताया गया है जो वारंट की अधिकारी तामील करने जाएगा
जिसके खिलाफ वो वारंट जारी किया गया, उस व्यक्ति को वो वारंट बताएगा, ये वारंट आपका कोर्ट के तहत जारी हुआ है, और उसको पढ़ के बताएगा और उसको दिखाएगा भी, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद धारा 76 सीआरपीसी में बताया गया है कि यदि मान लीजिए जो अरेस्ट वारंट की तामील करने गया, उसने दोषी को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया जिसके नाम पे वारंट है, तो वो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जहां से वारंट जारी हुआ जिस कोर्ट से, उसमें प्रोड्यूस करेगा। 24 घंटे का समय से अधिक समय वो नहीं ले सकता। धारा 77 सीआरपीसी में बताया गया है जो वारंट जारी होता है वो भारत वर्ष में उसकी कहीं भी तामील की जा सकती है, कहीं भी जाके उसकी तामील करवाई जा सकती है, वो पूरे भारत वर्ष में लागू होगा। 78 सीआरपीसी नेक्स्ट, इसमें यह बताया गया है यदि वारंट किसी कोर्ट ने जारी किया लेकिन वो वारंट किसी दूसरे जिले का या दूसरी स्टेट का है, तो वह कोर्ट उस वारंट को उस जिस एरिया का निवास स्थान का वो अपराधी है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट साहब को इसके बारे में बता सकता है, और वह मजिस्ट्रेट साहब उस वारंट की तामील अपने एरिया में किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त करवाकर या एसएसपी साहब के माध्यम से, जो कमिश्नर पुलिस हैं उनके माध्यम से उसकी तामील करवाई जा सकती है, और प्रॉपर कार्रवाई करके जो संबंधित यहाँ से ये वारंट जारी हुआ है उस कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा। और नेक्स्ट जो धारा 79 सीआरपीसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब कभी कोई वारंट किसी दूसरे जिले का या दूसरी स्टेट का है तो उसकी तामील कैसे की जाएगी, इसके बारे में इस प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। 79 का 1 पॉइंट है, जहां किसी दूसरी स्टेट का या जिले का वारंट है, जो पुलिस अधिकारी उस वारंट की तामील करने जा रहा है, सबसे पहले उस एरिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब के पास या उस इलाके के एसएचओ साहब के पास जाएगा और वारंट के बारे में प्रॉपर बताएगा, उसके एंडोर्समेंट के बारे में बताएगा, भी इस कारण हम आए हैं, और प्रॉपर वहाँ यदि थाने में जा रहा है प्रॉपर रोजनामचा में कहने पर एंट्री होगी। सेकंड जो इसका 79 का 2 पॉइंट है, जिस एरिया में वो वारंट जाके बता रहा है उस एरिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब या एसएचओ साहब उस पुलिस अधिकारी को हर सुविधा प्रदान करेंगे। यदि उसको पुलिस फोर्स की जरूरत है तब वो पुलिस फोर्स देंगे, कोई अन्य वाहन की जरूरत है उसकी सहायता की जाएगी। और धारा 80 सीआरपीसी ये कहती है जब 79 के तहत आप किसी को पकड़ लेते हो, वहाँ उस वारंट की तामील के तहत किसी को अरेस्ट करते हो, तो उस इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने दोषी को प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ से आदेश प्राप्त करने के बाद ही संबंधित कोर्ट, यहाँ से वारंट जारी हुआ है उस कोर्ट में जाकर उस दोषी को प्रोड्यूस किया जाएगा। वेलेबल वारंट और नॉन वेलेबल वारंट की, इससे नेक्स्ट जो वारंट के बारे में बताना चाहता हूँ वो वारंट है सर्च वारंट। सर्च वारंट के बारे में सीआरपीसी में हम आवेदन कर सकते हैं सर्च वारंट के लिए, वो है सेक्शन 93, 95, 97 सीआरपीसी। इसके तहत आप किसी बंद मकान की तलाशी लेने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आरपीयूपी एक्ट में इसका जो प्रावधान दे रखा है वो धारा 10 के तहत आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं संदेह है कि कहीं चोरी की संपत्ति अवैध तरीके से किसी व्यक्ति ने अपने मकान में छुपा रखी है, उसको आप जब्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप धारा 10 आरपीयूपी एक्ट के तहत मांग कर सकते हैं कि हमें सर्च वारंट प्रदान किया जाए किसी कोर्ट को। और न्यायालय यदि आपको कोर्ट वो अनुमति देता है तो उसमें वो एक शर्तें बता देता है, गाइडलाइन बता देता है किस तरीके से आपको प्रक्रिया की पालना करनी है। और सीआरपीसी में धारा 100 सीआरपीसी में बताया गया है, जैसे आपको सर्च वारंट मिल गया, बंद मकान की तलाशी की जो प्रक्रिया है वो धारा 100 सीआरपीसी में बताई गई है कि किस प्रकार से आपने किसी बंद मकान की तलाशी लेनी है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है अभी सर्च वारंट होना चाहिए आपके पास, तो आप कहीं भी मकान की तलाशी लेने जा रहे हैं। और धारा 100 सीआरपीसी में जो वर्णन है वो इस प्रकार है। धारा 100 का पॉइंट 1 ये कहता है सबसे पहले जो पुलिस अधिकारी सर्च वारंट लेके गया है
वो उस मकान मालिक को जाके बताएगा कि ये सर्च वारंट है, मैं इस विषय में आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। और मकान मालिक की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर सुविधा सर्च वारंट के तहत अपने मकान की तलाशी करवाने में उस पुलिस अधिकारी को मदद करें। धारा 100 का पॉइंट 2 ये कहता है, यदि वो मकान के खिड़की दरवाजे बंद हैं, आप किसी तरीके से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप धारा 47 का पॉइंट 2 CRPC के तहत उस मकान के दरवाजे खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले ही दरवाजे खिड़की दरवाजे तोड़ दिए हैं। यदि आपको प्रॉपर सुविधा मिल रही है तो आप ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। धारा 100 का पॉइंट जो 3 कहता है, जिस मकान की आप तलाशी लेने पहुंचे वहां आसपास उस मकान के अंदर आपको कुछ व्यक्ति मिलते हैं तो आप उनकी तलाशी जामा तलाशी अलग से लेंगे वहां मौके पे। यदि वहां पे कोई महिला है तो महिला की जामा तलाशी महिला द्वारा ही लिया जाएगी और धारा 51 का 2 CRPC का पूरा ध्यान रखा जाएगा। महिला की मान मर्यादा का, उनके रीति रिवाजों का अच्छे तरीके से पालना की जाएगी। धारा 100 का पॉइंट 4 कहता है, जब आप किसी मकान की बंद मकान की तलाशी लेने जा रहे हो तो उस एरिया के आसपास के पड़ोस के 2 सम्मानित व्यक्ति पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को आप लिखित में कह सकते हैं कि हम ये कार्रवाई करने हैं, आप इस कार्रवाई में बतौर गवाह मौजूद रहेंगे और उन व्यक्तियों को आप लिखित में देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। धारा 100 का पॉइंट 5 कहता है, जब आप कार्रवाई शुरू कर दी उस दौरान जो सामान आपको प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर आप सूची बनाते जाएंगे, फर्द बनाते जाएंगे। और यदि कोई पैकेट में बंद करने वाली सील कोई चीज़ है तो उसको पैकेट में बंद करेंगे और प्रॉपर सील करेंगे और उस पर मौजूद जितने भी रहेंगे उनके गवाहों के सभी के हस्ताक्षर लेते रहेंगे। धारा 100 का पॉइंट 6 कहता है कि जो भी तलाशी रहेगी, जो भी आप जब्ती करेंगे वो गवाहों की मौजूदगी में ही करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि जो जिस घर में आप तलाशी लेने गए उसके मकान मालिक को या जो संबंधित अपराधी है उसको दी जाएगी। धारा 100 का पॉइंट 7 पॉइंट ये कहता है, धारा 103 के पॉइंट में यदि कोई अलग से जमा तलाशी में कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसकी अलग से सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक कॉपी उनको भी दी जाएगी। धारा 100 का पॉइंट 8 है, बिना उचित कारण के कोई आप किसी को वहाँ हाजिर के लिए बाध्य करते हैं तो वो हाजिर होगा, बिना उचित कारण मना नहीं करेगा। यदि वो बिना उचित कारण के मना करता है तो वो धारा 187 IPC का अपराधी होगा। अब इसके बाद विशेष बात यह है कि मकान की तलाशी के दौरान कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि सर्च वारंट जरूर हो आपके पास। उसके बाद 2 स्वतंत्र गवाह आस पड़ोस के बढ़िया जिम्मेवार व्यक्ति होने चाहिए। नंबर 3 है, जब आप मकान की तलाशी लेने जा रहे हो अपनी स्वयं की तलाशी और जो आपके स्टाफ साथ गया है उसकी आपको तलाशी करवानी चाहिए नेचुरल जस्टिस के लिए। और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लेके जानी चाहिए, कम दलेरी नहीं दिखानी चाहिए। ये नहीं भी मैं एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति लेके किसी मकान की तलाशी लेने चला जाऊंगा, ये गलत तरीका है, इससे आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स आपके साथ होनी चाहिए और महिला स्टाफ को भी साथ में रखना चाहिए। बंद मकान की तलाशी अक्सर जब लेनी पड़े तो कोशिश करनी चाहिए दिन में ही तलाशी ले जाए और वहां पे आप तलाशी ले रहे हो वहां अनऑथराइज पर्सन जो रहें उनको अंदर आने की अनुमति ना दें। इसके बाद आप जो भी आपको वहां प्राप्त होता है, किसी को आप अरेस्ट करते हैं, इसका प्रॉपर कार्रवाई आकर रोजनामचे में करें। उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट जो भी संबंधित हैं उनके न्यायालय में उनको प्रॉपर तरीके से पेश किया जाए। जो बात कर रहे थे धारा 60 से लेके 100 तक, इसके बीच में एक जो सेक्शन है वो है धारा 82 CRPC। उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि धारा 82 CRPC है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, उद्घोषित अपराधी के बारे में। इसकी प्रक्रिया अक्सर थानों में अपनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया के बारे में 82 CRPC पे बताया गया है,
मान लीजिए कोर्ट को लगता है उसने किसी का वारंट जारी किया है अपराधी का, और बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन वो वारंट में अरेस्ट नहीं हो पा रहा है और अपनी गिरफ्तारी को बार बार छुपा रहा है, और कोर्ट को लग रहा है कि अब ये हाजिर नहीं होगा, तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करती है कि आपको 30 दिन का और समय दिया जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में हाजिर हो जाएं। ये 30 दिन होते हैं जिस दिन से वो नोटिस जारी करती है कोर्ट, उसके बाद शुरू होते हैं 30 दिन। और ये नोटिस जारी करने के बाद कोर्ट ये किसी पुलिस अधिकारी को इसकी तामील के लिए नियुक्त कर देती है। जो पुलिस अधिकारी रहता है वो 82 CRPC की कार्रवाई इस प्रकार करता है, वो जिसके खिलाफ वो नोटिस जारी हुआ है उस व्यक्ति के निवास स्थान पे जाके, यहाँ वो रहता है उस एरिया में जाके, उस एरिया में माइक लेके या किसी ढोल वाले को लेके ऊंची जगह पे खड़े होके उस नोटिस के बारे में पढ़ के सुनाएगा, और सुनाएगा सभी को कि इस व्यक्ति को कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर पेश होना है। और दूसरा पॉइंट है इसका, जो उसकी तामील करने गया है पुलिस अधिकारी, वो फिर उस नोटिस को जहां उसका निवास स्थान है अपराधी का, किसी ऐसे स्थान पे यहाँ से सहजता से वो दिखाई दे उस जगह पे उसको चिपकाएगा, और इसको और बढ़िया बनाने के लिए वीडियोग्राफी भी अपने फ़ोन से करें। और नंबर 3 पॉइंट है, उसकी एक कॉपी, उस नोटिस की एक कॉपी जिस कोर्ट ने उसका नोटिस जारी किया है उस कोर्ट के बाहर भी उस एरिया में चिपकाएगा। और यदि कोर्ट समझता है भी इसको न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के बारे में न्यूज़पेपर में भी छपाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जब महसूस होता है पूरी प्रक्रिया होगी तो ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड उद्घोषित अपराधी घोषित कर देती है। ये रहती है धारा 82 CRPC की कार्रवाई। इसके बाद जो सिंपल है 82 CRPC के बाद अपराधी की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की प्रक्रिया है वो 83 CRPC में है, उसके बारे में बताया गया है। और कई बार अक्सर कोर्ट में हमें महसूस बताया जाता है कि आपको बॉन्ड कर दिया गया है। जो बॉन्ड करने की पावर है कोर्ट को वो CRPC की धारा 88 में है। जैसे हम गवाही दे रहे हैं, किसी कारण गवाही पूरी नहीं हो पाई है या कुछ रह गया है तो कोर्ट नेक्स्ट डेट के लिए बॉन्ड कर देता है, वो है 88 CRPC। धन्यवाद।